हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं YouTube के प्लेटफॉर्म से स्टडी विद गुरुजी में। मैं आज लेकर आया हूं बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट। क्या लेकर आया हूं? गागर में सागर सीरीज। तो गागर में सागर सीरीज जो मैं विज्ञान की श्रृंखला चला रहा था, जो आप कम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहते हैं या हाई स्कूल के एग्जाम में आप बैठना चाहते हैं या इंटर के बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपके इससे कंप्लीट हो जाएंगे। मैं आज लेकर आया हूँ प्रकाश यानी लाइट। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि आप जब तक स्वयं से मोटिवेट नहीं होंगे, प्रेरित नहीं होंगे किसी कार्य करने के लिए, तब तक आप अपनी सफलता, अपने अचीव, अपने लक्ष्य को सही तरीके से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा कहना है, क्या काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। और लक्ष्य तो सभी पाएंगे, लक्ष्य तो सभी पाएंगे, लेकिन लक्ष्य कुछ ऐसा पाओ कि एक मिसाल बन जाए। और मिसाल बनाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, हमारे साथ चलना होगा। तो आइए प्यारे बच्चों, हम चलते हैं, एक एक प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताते हैं। क्या है? यूनिट नंबर 9 यानी प्रकाश यानी लाइट। तो प्रकाश यानी लाइट, तो पहला ही प्रश्न आपके सामने है। क्या है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? पहला कह रहा वास्तविक एवं सीधा बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा, आभासी एवं उल्टा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। तो यहाँ से पहले बच्चों आपको हमने बताया कि डिस्क्रिप्शन, मतलब हमारी डिस्क्रिप्शन को आप देखिए, हमारे व्याख्यान को देखिए जो हम बता रहे हैं। यदि आप उसको समझ जाएंगे तो आप लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी हर प्रकार के कर पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ ऑप्शन नहीं देंगे, ऑप्शन का विकल्प आपको नहीं बताएंगे कि उत्तर ये हो गया। आप देखिए, सबसे पहले क्या हम बताना चाहते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं प्रकाश के बारे में जानिए। तो प्रकाश यानी लाइट, लाइट ये हमेशा कैसे चलेगा? सीधी रेखा में चलेगा। हमेशा कैसे चलेगा? सीधी रेखा में चलेगा। ठीक है। दूसरी बात अगर बात करें तो हम कहेंगे हमारे शरीर की आंखों यानी नेत्र को, आंखों यानी नेत्र को संवेदित करेगा, संवेदित करेगा, है ना, संवेदित करेगा और ये चलेगा। तो 2 पॉइंट यहां से आप ये देखिए। फिर आप देखिए प्रकाश में, प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? वस्तुएं तो हम देखेंगे, वस्तुएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन हो जाएंगी? सबसे पहले हो जाएंगी पारदर्शी, दूसरी हो जाएंगी अपारदर्शी, अपारदर्शी, और तीसरी हो जाएंगी पारभासी, पारभासी, पारभासी। तो यहां से प्यारे बच्चों आप क्या समझ रहे हैं? यहां से आपको यह समझना होगा कि पारदर्शी वे होती हैं जिनके आर पार प्रकाश चला जाए, यानी कोई वस्तु है प्रकाश आर पार चला जाए। पारभासी वो होती हैं, ये पारदर्शी हो गई। और पारभासी वो होती हैं जिनके आर पार प्रकाश थोड़ा ही बहुत जाता, सभी नहीं जा पाता है। और अपारदर्शी वे होती हैं जिनके आर पार प्रकाश नहीं जाता है, वापस ही चलाता है। तो पारदर्शी में देखा जाए तो आप कहेंगे कौन होता है? जैसे जल होता है, जैसे वायु होता है, जैसे आपकी बात करें तो हम कहेंगे लेंस होता है, लेंस, कांच का लेंस होता है। इसमें अगर अपारदर्शी की बात करें तो अपारदर्शी में क्या होगा? जैसे दर्पण हो जाएगा, जैसे किताब हो जाएगी, जैसे दीवार हो जाएगी। इसी प्रकार पारभासी में देखा जाए तो हम कहेंगे घिसा हुआ कांच, घिसा कांच हो जाएगा, या तेल से भीगा हुआ कागज, तेल से भीगा हुआ कागज। तो इस प्रकार आप देखेंगे पारदर्शी अपारदर्शी वस्तुएं हो जाएंगी। तो यहां से पारदर्शी वस्तुओं में कौन सी घटना होगी? तो हम कहेंगे अपवर्तन। अपवर्तन क्यों होगी? क्योंकि इसमें प्रकाश क्या हो रहा? आर पार निकल रहा है, यानी आ से आर, पा से पार, आ से आर, पा से पार, यानी अपवर्तन। और अपारदर्शी में क्या होगा? अपारदर्शी में क्या होगा? अपारदर्शी में होगी परावर्तन की घटना। कौन सी होगी? परावर्तन की घटना। तो प्यारे बच्चों आप देखिए, परावर्तन की घटना पारदर्शी में होगी और ये होता है दर्पण। पारदर्शी किसमें होगी? ये होता है लेंस। तो बस इतना आपको समझना है। तो आइए चलते हैं, हम दर्पण की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए दर्पण क्या होता है। दर्पण क्या होता है? इसमें देखेंगे, इसमें कांच का एक भाग जिसमें एक तरफ कलई, कलई किसका होगा? तो हम कहेंगे AgNO3, यानी सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर नाइट्रेट की कलई। कलई का मतलब होता है पेंट करना, पेंट होता है, कलई होती है या पेंट होता है, तो पेंट होता है। अब जैसे हम बात करें तो हम कैसे कहेंगे दर्पण? तो ये कांच होगा। अब दर्पण में क्या होगा? दर्पण में देखा जाए 2 प्रकार के हो जाएंगे। एक हो जाएगा गोलीय दर्पण और एक हो जाएगा समतल दर्पण, समतल दर्पण। अब गोली दर्पण में जाया जाए तो गोली दर्पण में क्या होगा? एक हो जाएगा उत्तल दर्पण और एक हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो यहां से प्यारे बच्चों आप क्या समझ रहे हैं कि उत्तल दर्पण कौन होगा? उत्तल दर्पण में क्या होगा? उत्तल दर्पण की अगर बात की जाए तो, उत्तल दर्पण की अगर बात की जाए तो देखो इस तरह होगा, ये, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ उत्तल दर्पण ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि उत्तल के लिए क्या होना चाहिए? उभरा हुआ होना चाहिए। ये देखो हमने कलई कर दी और ये इसका परावर्तक तल हो गया। और अगर अवतल की बात की जाए तो कुछ इस तरह होगा, इसमें इसके उभरे हुए। तो यानी हम क्या समझ रहे हैं?
उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसका परावर्तक तल जिसमें परावर्तन की घटना होगी कौन सा होता है, उभरा हुआ तल होता है। अवतल में क्या होता है, जो दबा हुआ भाग होता है उसमें परावर्तन की घटना होती है। तो हम देखेंगे और समतल में क्या होगा, समतल में क्या होगा, समान तल होगा, यानी इसका जो परावर्तक तल होगा वो समान होगा। तो यहाँ से पहले जो परावर्तक तल समान होगा, उभरा हुआ उसे उभरा उसे उत्तल, उसे उभरा उसे उभरा उसे उत्तल, यानी उभरा हुआ। और अगर ये उभरा है तो दबा हुआ कौन होगा, अवतल। तो यहाँ से पहले बच्चों आपने इतनी बात समझ ली है। तो अब देखो इसमें क्या कह रहा है, हमें बात समझनी है कि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। तो आइए उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की अगर बात की जाए तो बात करेंगे। तो हम ले लिए उत्तल, ये हो गया उत्तल, उसे उभरा उसे उत्तल, ये हो गया M1 M2। तो उसे उभरा उसे उत्तल, ये कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण। तो ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। मान लिया यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, तो यहाँ पर गई, तो सबसे पहले हमने क्या किया, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गुजारी। ये क्यों गुजार रहे हैं, क्योंकि इसके 3 रूल होते हैं प्रतिबिंब बनने के। पहला कहाँ से गुजारेंगे, मुख्य फोकस से, मुख्य अक्ष के समांतर। और अगर जो समांतर जाएगी तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर। कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि अगर मुख्य फोकस से होकर जाए तो कहाँ से गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और तीसरा क्या कहता है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण पुनः उसी रेखा पर वापस आ जाती है, उसी रेखा पर। ये 3 रूल हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर ले गए तो कहाँ से गुजरेगी, तो हमने कहा ये तो फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा अगर रूल लगाया जाए तो दूसरा रूल हम लगा दें तो कहाँ से गुजरेगी, तो हम कहेंगे दूसरा हम गुजार देते हैं, कहीं से गुजार दो। ये जैसे ये ध्रुव है, तो जैसे हमने यहाँ से गुजार दें ध्रुव से, अगर ध्रुव से गुजार दें, सॉरी ध्रुव से नहीं, वक्ता केंद्र से गुजार दें। मान लें ये वक्ता केंद्र है इसका, अगर हम वक्ता केंद्र से गुजार दें, देखो इस तरह, ये देखो वक्ता केंद्र से गई। तो यहाँ हो क्या रहा है, ये आपका देख रहे हैं, ये हम जो बना रहे हैं, ये क्यों बना रहे हैं, ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये प्रकाश की किरण जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये पार, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये होती है अपसारी। ये कैसा दर्पण होता है, अपसारी। तो ये किरण बाहर को चली जाएगी। बाहर को क्यों जाएगी, क्योंकि भैया देखा जाए अगर ये कोण बनाया जाए नीचे ऊपर, तो ये ऊपर जगह ज़्यादा है, ऊपर जगह ज़्यादा है, तो बताओ कहाँ जाएगी, ऊपर की, जिधर ज़्यादा जगह होगी उधर ही तो जाएगी। और यहाँ पर देखा जाए तो वक्ता केंद्र से हमने बताया था, वक्ता केंद्र से जो जाएगी कहाँ जाएगी, सीधे निकल जाएगी। तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा, हम समझाने के लिए बता रहे थे। तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे वापस चली जाएगी, क्योंकि इसके आर पार नहीं जाएगी, तो इस प्रकार ये वापस चली जाएगी। क्योंकि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, पहले परावर्तन आपको बता देते हैं क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह या दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जैसे हम कह दें ये दर्पण है और यहाँ से प्रकाश की किरण गई है, ये ऐसे और ऐसे, देखो यहाँ से गई और यहाँ निकल गई। यहाँ पर मान लिया वायु थी, तो यानी जिस माध्यम में गई थी, जैसे वायु से गई और वायु में ही वापस लौट गई, तो इस प्रकार क्या हो गया, ये परावर्तन। इसीलिए हमने क्या कहा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी चिकनी सतह या दर्पण से टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का लौटना, प्रकाश का टकराकर वापस लौटना ही क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों क्या समझा, तो देखो वापस लौट रहा कि नहीं। अब इसमें किरण जो है ये इधर जा रही है और ये वापस इधर जा रही है, तो ये तो मिलना तो है नहीं भैया, ये तो दूर दूर जा रहे हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको आगे बढ़ाएंगे। ये देखो फोकस से निकल रही है और ये कहाँ से निकल रही है, वक्ता केंद्र से। अब देखो यहाँ पर ये दोनों किरणें मिल रही हैं, यहाँ पर ये दोनों किरणें मिल रही हैं। ये आपकी वस्तु थी और ये आपका बना है इमेज बना है। लेकिन इसमें भैया क्या हो रहा है, अगर किरणें वास्तव में मिल रही हैं, रियल में मिल रही हैं, तो हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। और हमें मिलाना पड़ रहा है, आती हुई प्रतीत हो रही हैं या आभास हो रहा मिलने का, तो ये मिल तो रही नहीं, इनको तो हमने मिलाया है। तो बताओ प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। अगर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिल नहीं रही हैं वास्तव में, तो आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। अगर इधर मिलती तो वास्तविक हो जाता। ये अगर वस्तु है, इसका प्रतिबिंब ये बना है, तो बताओ कैसा बना है, तो हम कहेंगे छोटा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं जरा। तो हमने कहा क्या है, वास्तविक बनेगा, कभी नहीं बनेगा। उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वास्तविक नहीं होगा। आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा तो बन रहा है, सीधा हाँ बन रहा है, सीधा
बन रहा है, आभासी एवं सीधा बन रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, आभासी एवं उल्टा, आभासी एवं उल्टा नहीं बन रहा है। फिर क्या कह रहा है, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा भी नहीं बन रहा है। तो ये सिचुएशन जो है आपकी क्लियर हो रही है, आभासी एवं सीधा। तो हम कहेंगे बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि आभासी एवं सीधा बनता है और साथ में कैसा बनेगा, छोटा बनता है। अगर यहाँ पर लिखा होता छोटा तो छोटा भी हो जाता। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप क्या समझेंगे, यहाँ से समझेंगे एक पॉइंट आप याद रखना। क्या पॉइंट याद रखना, क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा छोटा बनता है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, बस हो गया। उत्तल दर्पण में चाहे आप जहां पर वस्तु रखिए, किसी भी स्थिति में रखिए, हमेशा सदैव ऑलवेज टाइम आभासी छोटा और सीधा ही बनेगा। तो यहां से प्यारे बच्चों आपने समझ लिया आभासी व सीधा। तो यहां पर कोई सिचुएशन पूछता, आभासी छोटा सीधा हमने एक बताई, ये देखो तीनों स्थितियां निकाल दी हैं। और आपको किस तरह पूछा, अभी ये कह देता छोटा, तब भी आपका सही हो जाता। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण में, और एक पॉइंट आप ये भी याद रखेंगे, उत्तल दर्पण में सदैव सदैव प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सदैव प्रतिबिंब आभासी सीधा और छोटा बनता है। आगे चलें, तो आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी यदि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो। तो देखो प्यारे बच्चों, यहां से आपको क्या समझना है, तो प्यारे बच्चों यहां से क्या समझना है, उत्तल दर्पण। तो आप ध्यान देना, हमेशा दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या आर, वो आर जो होती है वो 2f के बराबर होती है। या हम अगर f कह दें तो हम कह सकते हैं r/2 होता है। लेकिन यहां हमें दिया क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यदि फोकस दूरी, यानी हमें फोकस दूरी दी है। और अगर फोकस दूरी दी है तो हम ये वाला सूत्र लगाएं। तो देखो r बराबर 2f, और f का मान कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 दूना 20 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 40 सेमी। इस प्रकार चाहे ये दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, हर परिस्थिति में आपको ये r इज इक्वल टू 2f और f इज इक्वल टू r/2 होगा। हर स्थिति में r इज इक्वल टू 2f। और अब जरा देख लो, ये c है, ये c है, ये f है। तो अगर ये गोल कहीं का टुकड़ा होता तो ये c क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये वक्रता त्रिज्या है। और ये f है, तो बताओ यहाँ से यहाँ की दूरी फोकस दूरी हो जाती है, ये फोकस दूरी। तो बताओ जितना ये f है उतनी दूरी ये भी तो है। तो मतलब ये जो r है, ये पूरी r, ये 2f के बराबर होती। वही तो हमने लिखा, r जो है 2f के बराबर है। अगर हम कहें f किसके बराबर है, तो हम कहेंगे r का अगर आधा कर दिया जाए तो f निकल आएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे f बराबर r/2 हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे। तो हम कहेंगे 40 सेंटीमीटर आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यदि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो 20 सेंटीमीटर कतई नहीं होगी, 10 सेंटीमीटर भी नहीं होगी। हाँ, सी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि 40 सेंटीमीटर अभी आपने सॉल्व किया है, 80 तो कतई नहीं होगी। तो इस प्रकार आप देखेंगे 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर यहीं से आपको क्या निकालना हो, सपोज दैट इसने कह दिया होता, इसने तो f कहा है, यदि r कह देता 40 है, तो बताओ f क्या होगा। तो अभी तो आपने देखा 20 है, तो देख लेते हैं क्या आता है कि नहीं आता है। तो हम कहेंगे f बराबर r/2, r/2। r का मान कितना है, तो हम कहेंगे 40/2, देखो 20 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार और कह दे, जैसे r बराबर 10 है, तो बताइए f कितना होगा, f कितना होगा। तो हम कहेंगे r बराबर f/2, और f का मान, सॉरी, f बराबर r/2, और r का मान कितना है, 10 है, बट्टे 2 है, काटिए तो 5 आया। तो देखो आधा ही तो आ रहा है। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये आपका सही हो जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो कौन सा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो छोटा प्रतिबिंब की अगर बात करी जाए, बात की जाए, तो आप देखिए अभी तो हमने बताया छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है, और वो भी कैसे बताया, उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा छोटा बनता है। तो इनमें से कौन सा दर्पण छोटा, तो छोटा नहीं, यहां पर एक शब्द और लिखा होता तो बेहतर होता। क्या लिखा होता, छोटा हालांकि लिखा तब भी सही है, अगर यहां पर सदैव कह दिया जाए, सदैव, तो ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर छोटा केवल कह दिया है तब भी आप समझेंगे छोटे में भी कौन होगा, उत्तल ही हो जाएगा भैया, उत्तल ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा भैया, इसलिए हो जाएगा क्योंकि समतल में, क्योंकि समतल में क्या होता है, समतल, समतल में क्या होता है, समतल में क्या होगा, कैसा बनेगा, आभासी वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, और कैसा बनेगा, सीधा। और जबकि अगर हम अवतल की बात करें, अवतल की बात करें, तो इसमें छोटा भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा, दोनों बन सकते हैं। और वास्तविक भी बनेगा,
और एक स्थिति ऐसी आएगी जिसमें आभासी भी बनेगा, आभासी भी बनेगा, और साथ में देखा जाए सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है। लेकिन नॉर्मली देखा जाए इसमें तो हर स्थितियों को प्राप्त किया जा सकता है और इसमें आभासी वस्तु के बराबर बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या कहता है, सदैव प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा छोटा बनेगा। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल बनाएगा, अवतल दोनों प्रकार के बनाएगा, समतल बराबर बनाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे इनमें से सभी सभी तो नहीं हो सकता क्योंकि ये विकल्प नहीं सही है। अगर देखा जाए तो सबसे उचित विकल्प इसमें अगर कोई मिलेगा तो उत्तल दर्पण ही हो जाएगा। तो ये उत्तल दर्पण यानी ए विल बी करेक्ट आंसर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हो जाएगा ए विकल्प। अगला चले, दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्ता त्रिज्या में संबंध बताइए। तो प्यारे बच्चों अभी तो हमने बताया है दर्पण की वक्ता त्रिज्या अगर आर है और फोकस दूरी अगर एफ है तो बताओ एफ बराबर आर बटे टू कह सकते हैं, एफ बराबर आर बटे टू या आर बराबर कह सकते हैं 2f। अगेन हम बताना चाहें तो कहेंगे आर बराबर 2f और f बराबर r बटे टू। तो यानी दो स्थितियां बनती हैं। तो यहाँ पर देखिए f बराबर r बटे टू, तो हाँ भैया r का आधा ही तो होता है। अभी तो हमने बताया इस r का, ये r का आधा ही f है, तो ये सही है। तो इस प्रकार ये विकल्प सही है। आगे कहें f बराबर 2r, यहीं f बराबर 2r नहीं होगा, r बराबर 2f यानी r 2f के बराबर है, तो ठीक है r जो है ये 2f के बराबर है, ये भी सही है। फिर कह रहा है तो दो विकल्प तो सही नहीं हो सकते, इसलिए कहेंगे विकल्प ए व सी। हाँ ये ए भी सही है, सी भी सही, तो इस प्रकार आपका विकल्प सही हो जाएगा डी, यानी डी विल बी करेक्ट आंसर। ये अकेला नहीं सही है, अकेला नहीं सही, ये तो सही नहीं है, तो इस प्रकार सबसे अच्छा विकल्प आपका मिलेगा ए व सी। तो यहाँ से कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहला ऑप्शन देखा बाकी कहीं यही सही है, ये नहीं, पूरा प्रश्न पूरा उत्तर पढ़ो तभी आप सही कर पाएंगे, नहीं तो आपकी एक गलती पूरे नंबर को आपके ले डूबेगी। अगला चलते क्या कह रहा है, अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी f का मान बताओ। तो प्यारे बच्चों अभी तो हमने बताया था दर्पण चाहे उत्तल हो या अवतल हो, दर्पण चाहे उत्तल या अवतल हो, वक्ता त्रिज्या r बराबर 2f या f बराबर r बटे 2 होगी। और इसमें कह रहा है 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर क्या है, वक्ता त्रिज्या है, तो फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो आइए भैया हम फोकस दूरी ज्ञात कर देते हैं। फोकस दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, आइए चलते हैं। f इज इक्वल टू r बटे 2 और r का मान क्या दिया है, 30 दिया है, इसे 2 से डिवाइड करिए तो हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 यानी 2 1 कम 2 और बचेगा 1 यहाँ पर, 2 पंचे 10, इस प्रकार 15 सेंटीमीटर आंसर आपका आ जाएगा। वैसे भी हमने बताया है वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी आधी होती है और आधी अगर 30 का किया जाए, 30 का आधा किया जाए तो बताओ क्या होगा, क्या 30 होगा या आधा, तो वही है 15, हाँ 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर बी विल बी करेक्ट आंसर। और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इस प्रकार आपका 15 सेंटीमीटर क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्या कह रहा है, मोटर वाहनों में पीछे की वस्तु देखने के लिए चालक के पास कौन सा दर्पण लगा होता है। तो भैया मोटर वाहन जो चलते हैं उन मोटर वाहनों में पीछे की वस्तु मोटर वाहनों में पीछे की वस्तु को देखने के लिए जो चालक होता है, जो ड्राइवर होता है, उसके बगल में एक शीशा लगा होता है। वो शीशा कौन सा लगा होता है, तो भैया जरा सोचो, वो जो ट्रक या बस या कुछ भी पीछे आ रहा है चालक के, वो बताओ कैसा है, ऐसे दर्पण में उसका प्रतिबिंब पूरा बन जाए, प्रतिबिंब पूरा बन जाए। और पूरा प्रतिबिंब बनने के लिए बताओ उसमें क्या होगा, छोटा होना चाहिए, उसमें प्रतिबिंब छोटा बनना चाहिए। तो छोटा बनना चाहिए, तो छोटा किस में बन रहा है, बोलो उत्तल में। दूसरी बात, और वो जो वस्तु है वो कहाँ है, दूर है। तो अगर कभी दूर हो, दूर की वस्तु हमें देखनी हो तो दूर की वस्तु छोटी देखनी हो, छोटी देखने के लिए हम क्या लगाएंगे, उत्तल लगाएंगे। क्या हो जाएगा, उत्तल। तो इस प्रकार आपका ए विल बी करेक्ट आंसर, उत्तल दर्पण हो जाएगा, अवतल नहीं होगा। अवतल जो होते हैं नाई, नाई और डॉक्टर कौन लगाते हैं, उत्तल दर्पण। समतल तो हम यूरोप प्रतिदिन यूज करते हैं, समतल दर्पण ही यूज करते हैं। उत्तल लेंस, लेंस की कोई बात ही नहीं कर रहा, दर्पण ही होगा, इस प्रकार उत्तल दर्पण ए विल बी करेक्ट आंसर। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, हम कहेंगे सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, यदि अवतल दर्पण के सम्मुख वस्तु वक्ता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। क्या होगी, वस्तु के बराबर व सीधा बनेगा, वस्तु के बराबर या उल्टा बनेगा, बड़ा या सीधा बनेगा, बड़ा व सीधा या बड़ा व उल्टा बनेगा। तो यहाँ पर आप देखिए प्यारे बच्चों हम क्या चलते हैं, तो देखिए अवतल, तो अगर हम अवतल की बात करें, ये देखो अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया, और अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी, तो ये आपका हो गया, ये सी हो गया यानी वक्ता केंद्र, ये हो गई फोकस दूरी। वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु रखी है ओ डैश, कहाँ पर रखी है, वक्ता केंद्र पर, वक्ता केंद्र पर रखी है। तो यहाँ से हम एक मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, हमने 3 रूल बताए थे। तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर। और एक प्रकाश की किरण हम कहाँ से गुजार दें, एक प्रकाश की किरण कहाँ से गुजार दें, हम फोकस से होकर गुजार दें। तो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो देखिए जरा, आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ से प्रतिबिंब इस तरह बन जाएगा, प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। तो एक प्रतिबिंब, ये वस्तु हो गई, ये प्रतिबिंब बना है, और प्रतिबिंब हमको क्या कहेंगे, आई डैश।
तो इस प्रकार देखिए आप, जब यहाँ पर कोई वस्तु रखी थी, यहाँ पर कोई वस्तु रखी थी, ऊपर वही उसी जगह पर फिर बन रहा है, तो यानी ये वस्तु के बराबर बन रहा कि नहीं, वस्तु के बराबर बन रहा है। और देखो कैसे बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और क्या बन रहा है, और वास्तविक बन रहा है, क्योंकि इसमें हमें मिलाना नहीं पड़ रहा, स्वयं मिल गई हैं। तो वस्तु के बराबर बन रहा, उल्टा बन रहा, वास्तविक बन रहा। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, वक्रता केंद्र पर रखी तो कहाँ से बनेगा, वस्तु के बराबर बनना चाहिए, ठीक है। सीधा बनना चाहिए, सीधा नहीं बनेगा, उल्टा बनेगा। तो सीधे वाले जितने हैं वो सब कैंसिल हो जाएंगे, सीधे वाले कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि सीधा बनने नहीं, उल्टा बनना है। फिर क्या कह रहा है, उल्टा बनेगा, लेकिन बड़ा कह दिया है, बड़ा नहीं बनेगा, ये तो बराबर बनना है, तो बराबर वस्तु के बराबर उल्टा, ये बी विल बी करेक्ट आंसर। आपका डी भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो हम कहेंगे बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, क्योंकि वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। वहाँ वस्तु के बराबर और उल्टा दिया है, तो यानी यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें तो क्या कह रहा है, गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v, यानी हमें v दिया है, हमें f दिया है स्मॉल, और हमें u दिया है, इसमें संबंध बताना है। तो भैया चाहे दर्पण, गोली दर्पण चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, लेकिन क्या हो, दर्पण हो, क्या हो, दर्पण हो। तो दर्पण के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, या संबंध क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से देख रहे हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से आपको दिख रहा कौन सा दिख रहा है, 1/f, इसमें 1/v पहले लिखा, ये तो सही नहीं होगा, 1/v प्लस 1/u, v प्लस, यही आपका विकल्प सही हो जाएगा, यानी ए विल बी करेक्ट आंसर। और 1/f यहाँ माइनस दिया इसलिए नहीं सही होगा, इनमें से सभी तो हो ही नहीं सकते। इस प्रकार हम देखेंगे ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चले तो हम क्या कह रहे हैं, दर्पण आवर्धन ज्ञात करिए। दर्पण का आवर्धन ज्ञात करो यदि वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा प्रतिबिंब की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो। तो यानी आवर्धन ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, आवर्धन ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक सूत्र होता है m = I/O, या फिर इसको हम कह सकते हैं H'/H। मतलब ये वस्तु की लंबाई है, ये प्रतिबिंब की लंबाई, ये प्रतिबिंब की लंबाई, ये वस्तु की लंबाई। तो I मान लो इमेज, O मान लो वस्तु, चाहे H जो भी मानना हो मान लो, ठीक है। तो I का मान कितना दिया है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई 15 दी है, और उसकी कितनी दी है, 5 दी है। और इस प्रकार आप देखेंगे 5 × 5 5 × 15, यानी m बराबर 3 हो जाएगा। इसमें कोई उत्तल और अवतल नहीं दिया है, उत्तल अवतल नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही मान रख लेंगे। अगर अवतल या उत्तल दिया होता तो हम मापते फिर देखते कि क्या है समस्या। हालांकि जब वस्तु की दूरी होती है तब लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे बता दिया है, कुछ नहीं बताया है, माइनस प्लस, तो कोई समस्या नहीं है। तो इस प्रकार आप देखेंगे 3 जो है इसका आंसर सही हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि 15 नहीं होगा, 45 भी नहीं, 75 भी नहीं। 75 पर आप सोच सकते हैं 15 × 75, लेकिन ये नहीं होगा। और आपको अगर सूत्र पता है तो आपसे कोई समस्या नहीं, बस 1 मिनट का काम है, 1 मिनट भी नहीं आएगा, कुछ सेकंडों का काम है। अगर आपको ज्ञात है तो 15/5 और 5 से आप डिवाइड करिए तो 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, डॉक्टर गले व कान के नाक की जांच के लिए दर्पण प्रयोग करता है। तो अभी हमने बताया था कोई भी चिकित्सक या डॉक्टर या नाई कुछ भी है, तो नाई और डॉक्टर चूंकि ये आपके पास में होते हैं, पास में जब होते हैं तो पास के आने के लिए आपको पास कहते हैं आओ, पास आओ, पास आओ। अब पास आओ के कह रहे हैं भैया, पास में आओ तभी तो हम तुम्हारा इलाज कर पाएंगे। नाई कहता तभी तो हम तुम्हारी सेविंग कर पाएंगे। तो आओ, और आ से मिल जाएगा अवतल, आ से मिल जाएगा अवतल। तो यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर गले कान नाक की जांच के लिए उत्तल नहीं प्रयोग करेगा। उत्तल तो भैया ड्राइवर लोग यूज करते हैं वाहनों में, समतल नहीं होगा, ठीक है। अवतल दर्पण का प्रयोग होगा, कौन सा होगा, अवतल, सभी नहीं होगा। इस प्रकार आप देखेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपने पूरा विजिट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप लोग यहाँ तक देखे हैं, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप अगर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इसके द्वारा अन्य विद्यार्थियों को भी रिस्पांस होता है, फायदा होता है। तो आप ऐसे करते रहिए। यहाँ तक विजिट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।